युद्ध। जो हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी में। अब हुमायूं को लगा कि सामने शेर का पहले से ही तैयार है, तो यहां हुमायूं ने फिर क्या गलती की। शेरखा एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था। उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हुमायूं के सामने एक संदेश भिजवाया, भाई हाँ मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और हुमायूं को उस अधीनता के फेरे में लगाए रखा। और कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। हुमायूं बेफिक्र हो गया, भाई ये तो अधीनता स्वीकार करने वाला है, ये क्यों आक्रमण करेगा। और हुमायूं तो अपने ऐसो आराम भरा जीवन व्यतीत करने में वहीं लग गया। और इस दौरान क्या हुआ कि बारिश प्रारंभ हो गई, क्योंकि शेरखा को पहले यह एहसास था कि हुमायूं ने अपना जो सैनिकों का जो पड़ाव डाला हुआ है वो जगह नीची है। नीचा स्थान होने के कारण जैसे ही बारिश प्रारंभ होगी तो बारिश का पानी वहां भरेगा और मुगल सैनिक हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी पानी भर जाएगा, चारों तरफ कीचड़ हो जाएगा। इसलिए शेरखा ने उसे संधि के प्रलोभन में लगाए रखा। और जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई हुमायूं के खेमे में पानी भर गया। और मौका देखते हुए शेरखा ने 26 जून को प्रातः जल्दी ही हुमायूं व मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि मुगल सैनिक वीरतापूर्वक लड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पैर टिक नहीं रहे थे। और कहा जाता है कि इस प्रकार चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। कुछ स्वामी भक्त सरदार थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, हुमायूं को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया ताकि कम से कम ये तो बच जाए। और कहा जाता है कि युद्ध भूमि से बाहर जाने के पश्चात हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में घोड़े सहित उसने छलांग लगा दी। और उसी समय एक निजाम नामक एक भिस्ती था। इस भिस्ती ने क्या किया, डूबते हुए हुमायूं की जान बचा ली। और जब बाहर निकाला हुमायूं को तो हुमायूं ने निजाम भिस्ती से एक वादा लिया कि ठीक है तूने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी एक मांग जरूर पूरी करूंगा। और कहा जाता है वास्तव में की थी। जब इसे पुनः सत्ता प्राप्त हुई थी तो उस समय इसने अपने वादे के अनुरूप इस भिस्ती को अपने दरबार में बुलाया और इसकी इच्छा पूछी। और इसने कहा कि मैं 1 दिन का बादशाह बनना चाहता हूँ। तो हुमायूं ने इसे 1 दिन का मुगल बादशाह भी बनाया। और इसने अपने 1 दिन के शासनकाल के दौरान चमड़े के सिक्के चलाए। तो अब देखिए यहां से हुमायूं अपनी जान बचाकर बच गया। बचकर वो अपने भाइयों के पास पहुंचा। भाइयों के पास जाने के पश्चात उसे अपने भाइयों ने कोऑपरेट किया उस समय, क्योंकि भाइयों को भी ये लगा कि यार अगर शेरखा इसका पतन कर देगा तो हमारा भी पतन निश्चित है। तो अभी मौका है कि हम एक होकर शेरखा का दमन कर दें। अतः भाइयों ने सहयोग किया। और कहा जाता है पुनः हुमायूं ने पुनः अपनी सेना एकत्रित की। हुमायूं ने पुनः अपनी सेना एकत्रित की, वह शेरखा के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। और कहा जाता है कि प्रारंभ में शेरखा ने भी अपने पुत्र कुतुब खां को भेजा मुगलों के विरुद्ध। और कहा जाता है कि कुतुब खां हुमायूं से पराजित हुआ, लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात
शेर खां और हुमायूं की सेनाएं आमने सामने थी। संघर्ष की स्थिति पुनः वही चौसा के युद्ध की तरह ही। अब इस बार भी हुमायूं ने पहले जैसी ही गलती पुनः कर दी। डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, वही पुनः से भाई मैंने तो विजय प्राप्त कर लिया, तेरे पुत्र को पराजित किया है, तो अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, जबकि उसे आक्रमण करना था। तो यहां उसने क्या किया, शेर खां चाहता भी यही था कि युद्ध को कुछ समय के लिए टालो, क्योंकि वापस पुनः बारिश का मौसम प्रारंभ होने वाला था। तो उसने इस बार भी वही दूरदर्शिता का परिचय दिया और हुमायूं को संधि के बहाने टरकाता रहा। अब यह क्या हुआ, जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, बारिश प्रारंभ होने के पश्चात पुनः वही चौसा के युद्ध की कंडीशन हुई और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और फिर उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो पुनः शेर खां से मुकाबला कर सके। और यहां से पराजित होने के पश्चात फिर हुमायूं का पलायन शुरू हो जाता है। लगातार 2 युद्धों में पराजित हुआ। पहले युद्ध में पराजित होने के पश्चात पुनः कोशिश की भाई शेर खां को पराजित करूं, लेकिन फिर वही गलती की, पुनः पराजित हुआ, फिर जान बचाकर भागा। किससे? शेर खां से। इसके अलावा किससे? अपने भाई कामरान अस्करी हिंदाल से, क्योंकि वो भी अब शेर खां के साथ थे, हुमायूं का दमन करवाना चाहते थे। चाहे भयभीत हो शेर खां से या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हुमायूं का साथ इन्होंने तीनों भाइयों ने नहीं दिया। अब हुमायूं कहा जाता है कि 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक, मई 1555 ईस्वी तक वह निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। और इसी निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मियां मीर की पुत्री हमीदा बानो के साथ विवाह कर लिया और जिससे ही उसे पुत्र रत्न के रूप में अकबर की प्राप्ति हुई थी। तो अब हुमायूं का पलायन 1540 से 1555 ईस्वी, ये काल है हुमायूं का निष्कासित जीवन। तो हालांकि इस दौरान फिर इसे राजपूतों का सहयोग मिलना था, क्योंकि मारवाड़ का शासक था इस समय मालदेव। अब मालदेव को यह एहसास था भाई शेर खां, जो कि अब शेरशाह की उपाधि से उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, मुगल सत्ता का पतन हो चुका था। तो शेर खां जो शेरशाह की उपाधि के साथ सम्राट बन चुका था, उससे भय था मालदेव को कि अब मेरे पर आक्रमण तो करेगा ही करेगा, दोनों में युद्ध होना निश्चित है। उससे अच्छा है कि अगर हुमायूं को मैं कोऑपरेट करूं तो हुमायूं और मैं मिलकर शेरशाह का पतन कर सकते हैं। तो बाकायदा मारवाड़ के शासक मालदेव वही है जिसकी पत्नी थी उमादेव, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता था। तो मालदेव ने एक संदेश भेजा हुमायूं के पास भी, मैं आपको कोऑपरेट करना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं, आप आइए। और कहा जाता है हुमायूं के पास जब यह संदेश पहुंचा तो इस निर्वासित काल के दौरान वो मालदेव की सीमा के पास पहुंच भी चुका था, लेकिन कहा जाता है कि उसी समय शेरशाह का एक दूत मालदेव के पास पहुंचा और वहां से हुमायूं को निकलता हुआ दिखाई दिया। और बाद में हुमायूं को यह संदेश पहुंचा कि भाई ये है हुमायूं को पकड़ने की कहकर गया है मालदेव को। तो हालांकि मालदेव ने ये नहीं कहा कि मैं पकड़ के दूंगा, हुमायूं का सहयोग करना चाहता था, लेकिन हुमायूं ने फिर गलती कर दी, मालदेव पर विश्वास नहीं किया और पुनः यहाँ से भाग गया। यानी फिर दूसरी बार मौका आया राजपूतों के सहयोग का, लेकिन इस पे फिर अपनी दूरदर्शिता के अभाव के कारण गंवा दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हुमायूं की पराजय के कारण। अब इतने समय तक घूमता रहा मुगल साम्राज्य का एक शासक, तो गलतियां की थी, उस गलतियों की सजा हुमायूं को मिली। हालांकि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन ठीक है उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, लेकिन हुमायूं के पास पर्याप्त समय था।
वो चाहता था तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अपनी गलतियों के कारण, अपनी भूलों के कारण उसने मुगल वंश का खात्मा करवा दिया। और जिस प्रकार बाबर ने अफगानों का खात्मा किया था, पूर्णतया नहीं कर पाया था, उसी प्रकार अफगानों ने पुनः मुगल सत्ता का खात्मा कर दिया और पुनः अफगान सत्ता की स्थापना कर ली। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हुमायूं की असफलता के कारण। अब हुमायूं जो असफल रहा, उसके क्या कारण थे, उसी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। पहला, व्यक्तिगत दुर्बलता। कहा जाता है कि इसके चरित्र में ही कमी थी, ये चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। भाई सटीक डिसीजन लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले सका। कह सकते हैं कि इसकी व्यक्तिगत ही प्रॉब्लम थी, वो कमजोरियां थी जिसकी वजह से ये सही डिसीजन नहीं ले पाए। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। वो क्या है, वो उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां है, उसका तो कोई दूसरा भी कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही इसके चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी थी व्यक्तिगत दुर्बलता, और इसी वजह से यह पराजित हुआ। नेक्स्ट है हुमायूं की अपव्ययता, यानी फिजूल खर्ची। अब हुमायूं के सामने जो समस्या थी, आंतरिक समस्या, उसमें सेकंड टॉपिक लिखाया था मैंने, रिक्त राजकोष। अब पहले ही पैसा नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, फिजूल खर्ची, भोग विलास में लीन, पैसे दान करता रहा, फिजूल खर्ची करता रहा, यानी पैसों की कोई कदर की ही नहीं। तो ये था इसका दूसरा असफलता का कारण। तीसरा है भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता। अब इस जो असफलता बताती है, भूले की थी, साम्राज्य का विभाजन कर दिया, यहां पर क्या था, भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता, यानी हर जगह इसने भाइयों को कोऑपरेट किया। यहां तक कि भाइयों ने गलतियां की, बार बार बादशाह बनने की भी कोशिश की, लेकिन क्या किया इसने, जब वो असफल हो गए तो इसने क्या किया, माफ कर दिया। ऐसा नहीं कि उनका दमन कर दे, लेकिन वो बार बार गलतियां करते रहे और ये बार बार उनको माफ करता रहा। और कहा जाता है कि इसी अत्यधिक उदारता के कारण ही हुमायूं असफल हुआ, क्योंकि बार बार इन्होंने देखा कि मैं गलतियां भी करूंगा और हुमायूं तुम हमारा कुछ करेगा नहीं, तो गलतियां करते जाओ, हो सकता है कि हमें सफलता मिल ही जाए। राजपूतों का नेक्स्ट है सहयोग ना मिलना। दो मुखिया थे, कर्मावती जो मेवाड़ की राजमाता थी कर्मावती, उसके समय, और एक मारवाड़ का शासक था मालदेव, उसके समय। दोनों ने ही हुमायूं को मदद की, मतलब दोनों ने ही कोशिश की थी भाई मुगल व राजपूतों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हो, लेकिन दोनों ही मौके किसने गंवा दिए, हुमायूं ने। जबकि अगर ये राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता तो इतिहास में हुमायूं का स्थान ही अलग होता। नेक्स्ट टॉपिक है शासन के प्रति
उदासीन था। शासक था, शासक होता है राज्य का प्रमुख, और उसे क्या करना चाहिए, हर समय कुछ न कुछ क्रियात्मक कार्य करने चाहिए, शासन के कार्य करने चाहिए, प्रशासनिक कार्य संभालने चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो समस्या को दूर करना चाहिए। हर समय एक शासक को क्या है, एक्टिव रहना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, इसने हमेशा खुद को दूर रखा प्रशासनिक कार्यों से, और यही उदासीनता इसके पतन का या असफलता का कारण माना जाता है। नेक्स्ट, कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी नेतृत्व की कमी थी इसमें, इसलिए कहा जाता है कि इसका पतन हुआ, क्योंकि जहां इसे कुछ करना चाहिए था वह नहीं कर रहा है, बाद में कर रहा है। जैसे बहादुर शाह के विरुद्ध पीछे पीछे जा रहा है, दमन नहीं कर रहा है डायरेक्ट। इसके अलावा शेर खां के विरुद्ध पीछे पीछे जा रहा है, दमन नहीं करा डायरेक्ट, और इसके पतन हो गया। ये इतिहास में असफल रहा। तो कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण भी कहा जाता है कि इसका पतन होगा। नेक्स्ट है हुमायूं की विलासिता, यानी कहा जाता है कि हुमायूं बहुत बड़ा नशेड़ी था, अफीम का शौक था इसे, और जब भी इसे मौका मिलता उस समय यह भोग विलास में, अफीम के नशे में लीन हो जाता। और कहा जाता है कि इसी विलासिता के कारण बहादुर शाह का समय पर दमन नहीं कर सका, शेर खां की स्थिति मजबूत हुई। किसके कारण? इसी विलासितापूर्ण जीवन के कारण। रिपीट कर रहा हूं पुनः, असफलता के कारण क्या थे? व्यक्तिगत दुर्बलता, खुद की निजी कमजोरियां थी, डिसीजन नहीं ले पाता था, हुमायूं की अपव्ययता, राजकोष की कमी थी, लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची करता रहा। भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाई, जबकि हर समय भाइयों ने इसके पैर काटने की कोशिश की। इसके अलावा राजपूतों का सहयोग न मिलना किसकी गलती थी? गलती हुमायूं की थी। इसे तो मिलना, लेकिन इसने अपनी दूरदर्शिता के कारण वो सारे अवसर गंवा दिए। इसके पश्चात शासन के प्रति हमेशा उदासीन रहा, एक्टिव होकर कार्य नहीं किया, कुशल नेतृत्व का अभाव, सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं ले पाया। हुमायूं की विलासिता, यानी जब भी समय मिला कार्य करना चाहिए था, लेकिन भोग विलास में पुनः लीन हो गए। तो इस प्रकार हुमायूं की असफलता के निम्न कारण थे। अब नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त करना। अब हुमायूं 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक भटकता रहा। वह कोई न कोई तो मुझे सहयोग देगा, मदद करेगा, और उस निर्वासित काल यानी बुरे समय में भी इसने क्या किया? अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्या किया? हमीदा बानो से इसने विवाह कर लिया, यानी वहां पर भी इसने विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त करना। अब कहा जाता है कि ये भटकता रहा, विलासितापूर्ण जीवन भी जिया इसने हमीदा बानो से विवाह करके। इसके पश्चात कहा जाता है कि पारस का एक शाह था, पारस का शासक जिसका नाम था तहमास्प, यानी सिंध चला गया जान बचाते हुए, क्योंकि सबसे इसे डर लग रहा था। अब पारस का शाह जो तहमास्प था, इससे हुमायूं ने मदद की, याचना की कि भाई आप मेरी मदद कीजिए।
तो कहा जाता है कि पारस के साथ तहमास्प ने इसे मदद दी। किन शर्तों पर? एक तो शिया धर्म का पालन करे, यानी मैं तेरी मदद करूंगा लेकिन तुझे मेरी शर्तें माननी होगी, जिसमें पहली शर्त यह है कि तू शिया धर्म स्वीकार करेगा और अपने राज्य में शिया धर्म का पालन करवाएगा। दूसरा, कंधार काबुल पर विजय प्राप्त करके वो मुझे सौंपेगा। तो हुमायूं को तो क्या चाहिए था? सहयोग चाहिए था। अतः इसने क्या किया? शर्तें मान ली और इन शर्तों के साथ इसने क्या किया? इन सैनिकों का सहयोग लिया और काबुल पर आक्रमण कर दिया। और काबुल पर आक्रमण करने के पश्चात कहा जाता है कि इसने पारस के शासक को वो काबुल सौंप दिया। हालांकि कहा जाता है कि इस शासक तहमास्प के मरने के पश्चात इसने पुनः काबुल पर अधिपत्य स्थापित कर लिया, फिर कांधार पर भी अधिपत्य स्थापित कर लिया। और कहा जाता है कि यहाँ पर भी इसके जो भाई थे, जैसे कामरान था, कामरान ने फिर यहाँ पर काबुल पर अधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की और यहाँ तक कि इसके पुत्र को भी, अकबर को भी इसने कैद कर लिया। लेकिन इस बार हुमायूं ने कोई गलती नहीं की। पहले तो हिंदाल का दमन किया, यानी खात्मा करवा दिया। फिर कामरान बचा था, कामरान को पराजित किया, उसे कैद किया, उसे अंधा करवा दिया। हालांकि उस समय भी उसे रिहा करना चाह रहा था, लेकिन इसके सहयोगी ने कहा कि बहुत हो गई, अब तो दमन कर दो। तो कामरान को अंधा करवा दिया। यही हाल अस्करी के साथ किया, उसे भी अंधा करवा के मक्का परिवार सहित भेज दिया। फिर इसने क्या किया? इसने पंजाब पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और कहा जाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी। अब हुमायूं ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इस समय दिल्ली पर जो शासक था वो था सिकंदर शाह सूर, जो कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था, अफगान था। तो इसने क्या किया? अपनी स्थिति मजबूत कर ली कि भी अब पुनः अपने भाइयों का दमन कर दिया और अब एकमात्र था कि पुनः अपनी सत्ता प्राप्त करनी है, अपने खोए हुए प्रदेश प्राप्त करनी है। इसी के तहत इसने पंजाब पर विजय प्राप्त की और वहां पर ही कहा जाता है कि मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर सिकंदर शाह सूर की सेना और उसका सेनापति जो कि तातार खा था को मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी में पराजित किया और पहली विजय प्राप्त की थी अपने साम्राज्य प्राप्ति के लिए। फिर कहा जाता है 27 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध, इस सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर जो कि अफगान था, इस अफगान का दमन करने के लिए मुगल सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? बैराम खां के नेतृत्व में। और कहा जाता है कि बैराम खान ने कुशलता पूर्वक सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में जो कि 27 जून 1555 ईस्वी में हुआ था पराजित किया और सिकंदर शाह सूर का खात्मा किया। इस प्रकार पुनः द्वितीय अफगान साम्राज्य का खात्मा हुआ और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और कहा जाता है कि फिर इसने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात श्रेय किसे दिया जाता है? बैराम खां को। कहा जाता है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने
दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी पुनः बादशाह बन गए। और कहा जाता है कि 24 जनवरी 1526 ईस्वी के दिन अपने महल के झरोके में बैठा हुआ था, और कहा जाता है कि उसी समय अजान की आवाज़ सुनाई दी, तो नमाज पढ़ने के लिए जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरा, और कहा जाता है कि लंबे चौड़े कपड़े पहनने के कारण पैरों में कपड़ा फंस गया और सीढ़ियों से यह नीचे गिर गया। और कहा जाता है कि गिरने से इसके सिर की यानी खोपड़ी की हड्डियां टूट गई। और 26 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थापित। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं, हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त की किसके सहयोग से? पारस के शाह तहमास के सहयोग से। शिया धर्म का पालन करना, काबुल जीतकर मुझे देना। यहाँ से इसने काबुल का अंदर प्राप्त किया। इसकी मृत्यु के पश्चात खुद अधिपत्य स्थापित कर लिया, फिर अपने भाइयों का दमन किया। फिर 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूर के सेनापति तातार खां को पराजित किया। फिर सरिंद का युद्ध हुआ 27 जून 1555 ईस्वी में। कौन सामने था? सिकंदर शाह सूर। और इधर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैराम खां। बैराम खां ने सिकंदर शाह सूर जो कि अफगान था खात्मा किया, अफगान वंश का पतन हो गया और मुगलों को विजय प्राप्त हुई। और इसके पश्चात हुमायूं ने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। और कहा जाता है कि राजयोग इसके भाग्य में ज़्यादा समय नहीं लिखा हुआ था। और कहा जाता है कि कुछ ही 5-6 महीनों पश्चात सीढ़ियों से गिरा और गिरने से इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में स्थापित। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं अंधविश्वासी था। सप्ताह के 7 दिन वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। यहाँ तक कि वो उसके बारे में कहा जाता है कि अफीम का बड़ा शौक था और दिन भर वो अफीम के नशे में ही रहता था। और देखिए सीढ़ियों से गिरकर जो इसकी मौत हुई उसके लिए लेनपुल जो कि एक इतिहासकार थे वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, वह लड़खड़ाते हुए ही दुनिया से चला गया। तो इस प्रकार हुमायूं का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके शेरशाह सूरी। थैंक यू।